नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। आज मैं लेकर आया हूं ब्रेटॉन साइकिल का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा ओपन ब्रेटॉन साइकिल एंड देन आई विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ ओपन ब्रेटॉन साइकिल विद ब्लॉक डायग्राम एंड पीवी एंड टीएस डायग्राम, एंड देन आई विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द ओपन ब्रेटॉन साइकिल। आफ्टर इट आई विल डिस्कस द प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट एंड एट लास्ट आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। सो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे चलते आज की वीडियो लेक्चर की ओर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा ओपन ब्रेटॉन साइकिल, working of open Breton cycle with block diagram and PV and TS diagram, and then I will discuss the actual Breton cycle. After it I will derive the pressure ratio for maximum net work done, and at last I will discuss the assignment numerical of last video lecture and one new basic numerical on pressure ratio. तो आइए स्टार्ट करते हैं open Breton cycle से। So open Breton cycle, it also called the open gas power cycle, is an air standard open cycle in which atmospheric air enters to the compressor at atmospheric temperature and pressure, and after expansion in the turbine, warm air exhausts to atmosphere and new fresh atmospheric air is used for next cycle. Means ओपन ब्रेटॉन साइकिल एक एयर स्टैंडर्ड ओपन साइकिल है, जिसमें साइकिल को ऑपरेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटमॉस्फेरिक एयर यूज होती है, और यह एटमॉस्फेरिक एयर कंटिन्यूसली साइकिल में सर्कुलेट नहीं होती है। मींस एटमॉस्फेयर से एयर कंप्रेसर के इनलेट पे स्टक होती है, यानी कि इंटर होती है, और एक्सपेंशन के बाद यह एयर वापस एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि रिजेक्ट हो जाती है और दोबारा यूज़ नहीं होती है, और नेक्स्ट साइकिल के लिए न्यू फ्रेश एयर कंप्रेसर में इनलेट होती है। तो आपको याद रखना है, ओपन ब्रेटॉन साइकिल में कंटिन्यूसली सेम एयर सर्कुलेट नहीं होती है, हर साइकिल में न्यू फ्रेश एयर यूज होती है। ओके, so open gas power cycle is an open air standard cycle in which atmospheric air used to circulate the cycle, okay, to operate the cycle. Now applications of open Breton cycle. So open Breton cycle is used in jet propulsion engines or we can say airplane engines. ओपन ब्रेटॉन साइकिल का यूज़ एरोप्लेन इंजन्स में ही होता है, या फिर कह सकते हैं जेट प्रोपल्सन इंजन में होता है, यानी रॉकेट इंजन में ओपन ब्रेटॉन साइकिल का यूज़ होता है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं प्रोसेसेस इन ओपन ब्रेटॉन साइकिल। सो इन ओपन ब्रेटॉन साइकिल फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसे हम प्रोसेस 1 से 2 डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, जिसे हम प्रोसेस 2 to 3 से डिनोट करेंगे। और लास्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 3 to 4। और फोर्थ प्रोसेस में नहीं होता है, यानी कि कूलिंग प्रोसेस में नहीं होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट के बाद यानी टरबाइन के बाद जो वार्म एयर मिलती है उसे हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देते हैं, उसे कूल करके दोबारा साइकिल में ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओपन ब्रेटॉन साइकिल में सिर्फ 3 प्रोसेस होते हैं: रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और एक्सपेंशन के बाद एयर वापस एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ओपन ब्रेटॉन साइकिल की वर्किंग को समझते हैं विद ब्लॉक डायग्राम। तो जैसे जैसे वर्किंग हम डिस्कस करते जाएंगे, वैसे वैसे ब्लॉक डायग्राम को हम बनाते जाएंगे और साथ में पीवी डायग्राम भी बनाते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन ओपन गैस पावर साइकिल 4 कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू ऑपरेट साइकिल। मींस ओपन गैस पावर साइकिल में 4 कंपोनेंट यूज होते हैं तो साइकिल को ऑपरेट करने के लिए। आइए देखते हैं वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज कंप्रेसर। आइए सबसे पहले कंप्रेसर का डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कंप्रेसर। Compressor is a mechanical device which is used to compress the air adiabatically or isentropically, that is to perform the process 1 to 2. In compressor, atmospheric air enters into the compressor at atmospheric temperature and pressure. कंप्रेसर में एटमॉस्फेरिक एयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे इंटर करती है, और यह कंप्रेसर इस एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर तक कंप्रेस करता है बाय गिविंग द वर्क इनपुट। हमें वो कंप्रेसर में वर्क इनपुट देना पड़ता है ताकि कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर तक कंप्रेस कर सके। ठीक, कंप्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है। तो सबसे पहले पीवी डायग्राम बना लेते हैं कंप्रेशन प्रोसेस का। सो
फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि कंप्रेशन प्रोसेस में वॉल्यूम घटता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और यहाँ पर इंक्रीजिंग कर्व आता है। तो ये ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है, P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करता है, V2 इज लेस देन V1। ठीक है, एंड एट वन पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और वन पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा। और कंप्रेसर इस एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करता है, हाई प्रेशर यानी P2 प्रेशर तक कंप्रेस करता है एडियाबैटिकली, ओके, बाय गिविंग द वर्क इनपुट, बाय कंज्यूमिंग द वर्क इनपुट। चलिए अब ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा हीटर। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, so heater is also a mechanical device which is used to supply the heat at constant pressure, that is to perform the process 2 to 3 constant pressure heat supply। हीटर में क्या करता है, हाई प्रेशर की जो एयर में मिली है कंप्रेस्ड एयर, इसको क्या करता है, हीट अप करता है बाय प्रोवाइडिंग द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की एयर प्रोवाइड करता है। यानी कि हीटर के एग्जिट पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की एयर अवेलेबल होगी। ठीक, तो आइए ड्रॉ करते हैं हम लोग PV डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और जब भी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग टीयर डायग्राम में देखेंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ कर देनी होती है। सो दिस इज अ 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, दैट इज सेकंड प्रोसेस। ओके, नाउ थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट इज टरबाइन। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। So this is a diagram of a turbine. Turbine is also a mechanical device which is used to expand the air isentropically or we can say reversible adiabatically to produce the power. टरबाइन क्या करता है, टरबाइन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एयर को एक्सपेंड करता है अप टू द लो प्रेशर और पावर प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स टरबाइन इज यूज्ड टू परफॉर्म द थर्ड प्रोसेस, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसमें वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर को एक्सपेंड करता है लो प्रेशर एयर में। ठीक है, और जो हमारी लो प्रेशर की वार्म एयर होगी उसको क्या करेंगे, हम उसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देंगे और ये एयर बाहर चली जाएगी। उसके बाद दोबारा से न्यू फ्रेश एयर कंप्रेसर में क्या होगी, इनलेट करेगी और ये कंप्रेसर क्या करेगा, इस फ्रेश एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा अप टू द हाई प्रेशर। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग द वर्क इनपुट। और कंप्रेस होने के बाद जो हमारे पास हाई प्रेशर की जो एयर मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, हीटर में हीटअप करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर और हमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एयर मिलेगी। इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एयर को क्या करेंगे, टरबाइन में वापस से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, हमें वर्क आउटपुट मिलेगा और हमें टरबाइन के एग्जिट पे लो प्रेशर की हॉट एयर मिलेगी। इस हॉट एयर को एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देंगे और ये साइकिल कंटिन्यूसली ऑपरेट होती रहेगी। ओके, तो हम लोग थर्ड प्रोसेस को PV डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी कि रिड्यूसिंग कर्व यहाँ पर हमें बनाना है नीचे की ओर। तो आइए ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज अ थर्ड प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और 4 पॉइंट पे जो हमें लो प्रेशर की वार्म एयर मिलेगी वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि 4 to 1 प्रोसेस यहाँ पर नहीं ड्रॉ होगा, क्योंकि 4 to 1 प्रोसेस यहाँ पर होता ही नहीं है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस यानी कि कूलिंग प्रोसेस नहीं होता है ओपन गैस पावर साइकिल में। ठीक है ना, यहाँ पर फोर्थ प्रोसेस नहीं होगा और हमारी जो हॉट लो प्रेशर की जो वार्म एयर होगी टरबाइन के एग्जिट पे वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, और साइकिल यहीं पे कंप्लीट। फिर न्यू साइकिल के लिए न्यू फ्रेश एयर इंटर करेगी कंप्रेसर में। ठीक है, कंप्रेसर इस न्यू फ्रेश एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा हाई प्रेशर तक। फिर हाई प्रेशर की एयर हीटर में हीटअप होगी टू द हाई टेम्परेचर और फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एयर टरबाइन में एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होने के बाद क्या होगी, जो हमारे पास लो प्रेशर की वार्म एयर होगी वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हमें टरबाइन में पावर मिल जाएगी। दिस इज अ ओपन गैस पावर साइकिल। तो आइए हम लोग टीयर डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर PV डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और तीनों प्रोसेस को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ज़रूरत पड़ने पर आप देख सकते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं टीयर डायग्राम को। सो टीयर डायग्राम में वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी होता है। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया है और एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी ले लिया है। ठीक है, अब आइए पहला प्रोसेस ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। और जितने भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और एंट्रोपी कांस्टेंट करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है ना, हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। और चूंकि कंप्रेशन प्रोसेस है तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर तो मैंने यहाँ पर PV डायग्राम में इंक्रीज कर दिया था, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट P2 इज ग्रेटर देन P1। और प्रेशर हम यहाँ पर ये डायग्राम में ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो ऊपर की ओर हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। T2 इज ग्रेटर देन T1 और एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहती है, यानी कि S1 इक्वल टू S2। और कंप्रेशन प्रोसेस में हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, क्योंकि कंप्रेसर वर्क को कंज्यूम करके ही लो प्रेशर की एयर को हाई प्रेशर की एयर में कंप्रेस करता है। ठीक है ना। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं सेकंड प्रोसेस, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। और जब भी हीट एडिशन प्रोसेस या कोई भी हीट एडिशन प्रोसेस हो, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है कर्व के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम कर्व बनाएंगे। तो 2 to 3 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, जिसमें हमारा टेम्परेचर राइज करता है। T3 इज ग्रेटर देन T2 और जो T3 टेम्परेचर है वो साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। आपको याद रखना है T3 टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। ओके, नाउ अब हम लोग थर्ड प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और चूंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट के लिए यहाँ पर हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और चूंकि एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, तो एक्सपेंशन प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा रिड्यूस करता है, घटता है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की ओर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। वही ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। सो दिस इज अ थर्ड प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसमें हमारी एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी एट 3 पॉइंट और एट 4 पॉइंट, दैट इज S4 इक्वल टू S3। और एक्सपेंशन प्रोसेस में ही हमें वर्क आउटपुट मिलता है। ठीक है ना। जब टरबाइन हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर को एक्सपेंड करता है टू द लो प्रेशर एयर, दैट इज P4, तो हमें वर्क आउटपुट मिलता है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में हमें वर्क आउटपुट मिलता है और कंप्रेशन प्रोसेस में हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है ना। दिस इज द टीयर डायग्राम फॉर द ओपन गैस पावर साइकिल। अब कुछ बुक्स में 4 पॉइंट को 1 पॉइंट से मिला दिया है, यानी कि क्लोज टाइप में साइकिल बनाई हुई है। तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट को 1 पॉइंट से मिला तो सकते हैं, लेकिन 4 to 1 प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 4 to 1 प्रोसेस ओपन साइकिल में होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर 4 to 1 को मिला तो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एरो नहीं बनाएंगे, क्योंकि एरो बनाने पर ही साइकिल यानी कि प्रोसेस डिफाइन होता है कि ये प्रोसेस हो रहा है। अगर हमने एरो नहीं बनाया है तो मतलब वहाँ पर प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर 4 to 1 लाइन बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एरो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ओपन गैस साइकिल में फोर्थ प्रोसेस नहीं होता है, 4 to 1 प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एरो नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एरो नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। चाहे आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें या ना करें, अगर नहीं भी करेंगे तो भी हमारी साइकिल सही है, अगर कर देते हैं तो भी हमारी साइकिल सही है। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर 4 to 1 पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर एरो नहीं बनाना है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हम नहीं भी बनाते हैं, यानी कि अगर आप ओपन साइकिल रखते हैं, तो भी हमारी साइकिल टीयर डायग्राम एकदम 100% सही है। ठीक है ना। तो दिस इज द टीयर डायग्राम एंड दिस इज द पीवी डायग्राम। अब आइए डिस्कस करते हैं एक्चुअल बटन साइकिल। एंड एक्चुअल बटन साइकिल मीन्स इररिवर्सिबिलिटीज इन साइकिल, बिकॉज कोई भी साइकिल परफेक्ट नहीं होती है। हर साइकिल में कुछ ना कुछ इररिवर्सिबिलिटीज जरूर होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लॉसेज जरूर होते हैं। कोई भी साइकिल परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए हमें हर साइकिल में इररिवर्सिबिलिटीज को कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इररिवर्सिबिलिटीज कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम किसी भी साइकिल की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी तो हम साइकिल की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इररिवर्सिबिलिटीज को कैलकुलेट करना जरूरी है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इन ब्रेटॉन साइकिल 2 large size mechanical components like compressor and turbines are used, and in practical both have a lot of irreversibilities like internal friction, turbulence and leakage, due to which in actual practice it is not possible to achieve either isentropic compression or isentropic expansion. Both will be follow the irreversible process. ब्रेटॉन साइकिल में 2 large size component कंप्रेसर और टरबाइन यूज होते हैं, और दोनों ही कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन, टर्बुलेंस और लीकेज की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, और इन्हीं लॉसेस की वजह से आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। और इसी वजह से कंप्रेसर और एक्सपेंशन में इररिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइन होते हैं, यानी कि कंप्रेसर और एक्सपेंशन में इररिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, ना कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की वजह से होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ब्रेटॉन साइकिल में 2 लार्ज साइज कंपोनेंट कंप्रेसर और टरबाइन यूज होते हैं, और दोनों ही कंपोनेंट में
बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं और इसी वजह से दोनों ही कंपोनेंट में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अचीव नहीं हो पाता है। इसी वजह से इन दोनों ही कंपोनेंट में इरिवर्सिबल प्रोसेस बनाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही कंपोनेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग को करना क्या है, हमें यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस को इरिवर्सिबल ड्रॉ करना है। कौन कौन से प्रोसेस को, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बनाना है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बनाना है। अब इन दोनों प्रोसेस की इरिवर्सिबिलिटीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो दोनों ही प्रोसेस की इरिवर्सिबिलिटीज को हम इनकी एफिशिएंसी से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले टीएस डायग्राम में हम लोग, पीवी डायग्राम में हम लोग इरिवर्सिबिलिटीज को नहीं दिखाएंगे, हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जब भी इरिवर्सिबिलिटीज की बात आएगी तो हम लोग टीएस डायग्राम बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं हम लोग टीएस डायग्राम। तो ये हमारा आइडियल साइकिल हो गई हमारी, ये हमारी आइडियल क्लोज्ड साइकिल है, आइडियल क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल है। अब हमें यहाँ पर देखिए पहला प्रोसेस जो है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो आइडियली जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, पर अगर एक्चुअल की बात करें यानी प्रैक्टिकल बात करें तो हमारा आइसेंट्रोपिक ना होकर के इरिवर्सिबल होता है। और इरिवर्सिबल हमारा कर्व कैसे बनता है, दिस इज एक्चुअल कर्व 1 to 2 डैश इज द एक्चुअल कर्व इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस। प्रोसेस 1 to 2 डैश इज द एक्चुअल इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस। सिमिलरली हम लोग एक्सपेंशन में हम लोग एक्चुअल इरिवर्सिबल प्रोसेस बनाएंगे। सो 3 to 4 डैश इज द एक्चुअल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, आइए देख लेते हैं। तो आपको जब भी आपको एक्चुअल साइकिल बनानी होगी तो आपको क्या करना है, 1 to 2 डैश वाली लाइन बनानी है, कर्व वाली लाइन, और आपको 3 to 4 डैश बनानी है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल की अगर बात करेंगे तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन नहीं होती, यानी कि कांस्टेंट एंट्रोपी पे एक्सपेंशन और कांस्टेंट एंट्रोपी पे कंप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल होता है, यानी कि जब हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा और जब हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो हमारी एंट्रोपी भी चेंज होगी और टेम्परेचर भी वेरी करता है। आप देख सकते हैं T2 डैश इज ग्रेटर देन T2 एंड T4 डैश इज लेस देन T4। आपको याद रखना है एक्चुअल ब्रेटॉन साइकिल में, यानी एक्चुअल साइकिल में टेम्परेचर भी वेरी करता है और एंट्रोपी भी कांस्टेंट नहीं होती है। ओके, नाउ साइकिल 1 2 3 4 1 इज द आइडियल साइकिल एंड साइकिल 1 2 डैश 3 4 डैश 1 इज द एक्चुअल साइकिल। ओके, इज द एक्चुअल साइकिल। अब बात आती है कि इरिवर्सिबिलिटीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो टरबाइन की इरिवर्सिबिलिटी टरबाइन की एफिशिएंसी से कैलकुलेट होती है और कंप्रेसर की इरिवर्सिबिलिटी कंप्रेसर की एफिशिएंसी से कैलकुलेट होती है। तो आइए दोनों की एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। सो कंप्रेसर एफिशिएंसी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इज द टेम्परेचर डिफरेंस इन आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, एंड T2 डैश माइनस T1 इज द एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस, टेम्परेचर डिफरेंस इन एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस। तो यानी कि आइडियल अपॉन एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस हमें यहाँ पर लेना है, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, लेस देन 1 से कम, और 1 से कम तभी वैल्यू आएगी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी और न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी, यानी कि ऊपर की वैल्यू में कम रखनी है, नीचे की वैल्यू में ज़्यादा रखनी है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि T2 माइनस T1 जो होगा वो कम होगा और T2 डैश माइनस T1 ज़्यादा होगा। तो कम वाली वैल्यू ऊपर, ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे, यानी कम टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर, कम टेम्परेचर डिफरेंस नीचे रखेंगे तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। तो कंप्रेसर एफिशिएंसी T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। सिमिलरली आपको टरबाइन की एफिशिएंसी में ध्यान रखना है, कम टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर लेना है और ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नीचे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए टरबाइन एफिशिएंसी, तो देखिए यहाँ पर कम टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, किस में आएगा, T3 माइनस T4 डैश में कम आएगा या T3 माइनस T4। तो मेरे हिसाब से T3 माइनस T4 डैश में टेम्परेचर डिफरेंस कम आएगा, तो ये ऊपर लेंगे और T3 माइनस T4 ये नीचे लेंगे। तो टरबाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4, यानी कि एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आइडियल टेम्परेचर डिफरेंस इज द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, या कम टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस। आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी दोनों के एफिशिएंसी के फॉर्मूला याद रखने में, ठीक है ना। सो दीज आर द एफिशिएंसीज फॉर द कंप्रेसर एंड टरबाइन। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन। मीन्स मैक्सिमम नेट वर्क डन निकालने के लिए हमें प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल साइकिल के लिए प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर आइडियल साइकिल के लिए प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, स्टेप क्या है हमारा, तो सबसे पहले हम नेट वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो निकालेंगे और फिर प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में वर्क डन के फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। मीन्स dW/dRP करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से हम RP यानी प्रेशर रेशियो की वैल्यू निकालेंगे
और इस प्रेशर रेशियो की वैल्यू हम क्या करेंगे, नेट वर्क डन के फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा मैक्सिमम नेट वर्क डन निकल आएगा। ठीक है, तो हमें स्टेप समझा के करना क्या है, हमें यहाँ पर नेट वर्क डन का फॉर्मूला पहले हम प्रेशर रेशियो के टर्म में निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्चुअल साइकिल का टीआर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द टीआर डायग्राम फॉर द एक्चुअल ब्रेटॉन साइकिल। अब बात करते हैं नेट वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट। अब बात करें अगर वर्क आउटपुट की, तो वर्क आउटपुट में किस प्रोसेस में मिलता है, प्रोसेस 3 to 4 डैश। अगर एक्चुअल साइकिल की बात करें तो प्रोसेस 3 to 4 डैश में हमें वर्क आउटपुट मिलता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा वर्क आउटपुट का CP T3 - T4 डैश, और वर्क इनपुट हमें किस प्रोसेस में मिलेगा, प्रोसेस 1 to 2 डैश। अगर एक्चुअल साइकिल की बात करेंगे तो प्रोसेस 1 to 2 डैश में हमें वर्क इनपुट मिलेगा। तो फॉर्मूला हो जाता है CP T2 डैश माइनस T1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पर टरबाइन की एफिशिएंसी की हेल्प से T4 डैश की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और कंप्रेसर की एफिशिएंसी की हेल्प से T2 डैश की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर टरबाइन एफिशिएंसी इक्वल होता है T3 - T4 डैश अपॉन T3 - T4, और कंप्रेसर एफिशिएंसी इक्वल टू होता है T2 - T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। ओके, तो हम यहाँ पर T3 - T4 डैश की जगह पर लिख सकते हैं। अगर हम इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो T3 - T4 डैश इक्वल टू हो जाएगा टरबाइन एफिशिएंसी इंटू T3 - T4। तो हम यहाँ पर T3 - T4 डैश को रिप्लेस कर देंगे टरबाइन एफिशिएंसी इंटू T3 - T4 से। और सिमिलरली अगर कंप्रेसर एफिशिएंसी की बात करें तो T2 - T1 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ले आएंगे और कंप्रेसर एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा। तो T2 डैश माइनस T1 इक्वल टू आ जाएगा T2 - T1 अपॉन कंप्रेसर एफिशिएंसी। तो हम यहाँ पर T2 डैश माइनस T1 को T2 - T1 अपॉन कंप्रेसर एफिशिएंसी से रिप्लेस कर देंगे। राइट, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्क आउटपुट आ गया CP टरबाइन एफिशिएंसी इंटू T3 - T4, और वर्क इनपुट आ गया CP 1 अपॉन कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T2 - T1। ओके, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट की वैल्यू हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला में पुट कर देते हैं ऊपर। तो हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा CP टरबाइन एफिशिएंसी इंटू T3 - T4 माइनस CP 1 अपॉन कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T2 - T1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोसेस 1 to 2, क्योंकि हमने यहाँ पर जो T2 डैश था वो भी हमने रिप्लेस कर दिया है, T4 डैश भी रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास सारे टेम्परेचर जो हैं वो आइडियल टेम्परेचर हैं। तो हम लोग आइडियल साइकिल यानी कि 1 to 2 प्रोसेस और प्रोसेस 3 to 4 के लिए हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर रेशियो का रिलेशनशिप निकालेंगे और हम यहाँ पर प्रेशर रेशियो को इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर। फॉर प्रोसेस 1 to 2 T2 by T1 इक्वल टू होता है P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और P2 by P1 इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर रेशियो RP। तो यहाँ से T2 by T1 इक्वल टू आ गया RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल लेंगे। सिमिलरली फॉर प्रोसेस 3 to 4 T3 by T4 इक्वल होता है P3 by P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और P3 इक्वल होता है P2 के और P4 इक्वल होता है P1 के। तो यहाँ से T3 by T4 इक्वल टू आ गया P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और P2 by P1 क्या है, प्रेशर रेशियो। तो यहाँ से T4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T3 निकालेंगे। तो T4 इक्वल टू आ जाएगा T3 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो यहाँ से हम T4 और यहाँ से हम T2 की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए पुट कर देते हैं। सो T2 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और T4 इक्वल टू क्या है, T3 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो RP की पावर गामा माइनस 1 अपन गामा को ऊपर ले लेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जरा, जब यहाँ पर हम T4 की वैल्यू पुट करेंगे तो T3 कॉमन हो जाएगा, और जब यहाँ से हम T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से T1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा को क्या करेंगे, x मान लेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो सके, सिंपल हो सके। सिंपल करने के लिए हम RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा को x मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। लेट अस अज्यूम RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू x। जब x रख देंगे तो देखिए इक्वेशन कितनी छोटी हो गई। नेट वर्क डन इक्वल टू हो गया CP टरबाइन एफिशिएंसी इंटू T3 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस CP T1 अपॉन कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस नेट वर्क डन को x के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आइए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन dW/ds इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम नेट वर्क डन को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे। आइए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हम जानते हैं कि ये देखिए CP टरबाइन एफिशिएंसी इंटू T3 ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 1।
जब भी 1 या फिर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या होती है 0। जब भी किसी कांस्टेंट को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। तो 1 का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इक्वल टू 0। 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, ठीक है। तो आई वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए CP टर्बाइन एफिशिएंसी और T3 ये कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक माइनस बाहर पहले से था, माइनस CP T1 अपॉन टर्बाइन कंप्रेसर एफिशिएंसी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई CP टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू T3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम ये माइनस वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे, इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू CP 1 अपॉन कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T3/T1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, ठीक है। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, सॉरी हाँ, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T3/T1, और x की वैल्यू क्या थी, RP की पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं। जब वापस वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देखिए जरा, RP की पावर यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही बने रहने दिया है, तो x की वैल्यू हो गई RP की पावर गामा -1 अपॉन गामा, और स्क्वायर लगा हुआ था तो पावर हो जाएगी 2 इंटू गामा -1 अपॉन गामा, ठीक है। जब यहाँ से हम RP की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पावर में आ जाएगा टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T3/T1 की पावर गामा अपॉन 2 इंटू गामा -1, ठीक है। नाउ हियर T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल एंड T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो हम T3 की जगह पर लिख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर और T1 की जगह पर लिख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो यही लिख देते हैं। तो यहाँ पर RP इक्वल टू आ जाएगा टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू मैक्सिमम टेम्परेचर अपॉन मिनिमम टेम्परेचर की पावर गामा -1 अपॉन गामा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन, ठीक है। नाउ फॉर आइडियल साइकिल टर्बाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 1 होता है और कंप्रेसर एफिशिएंसी की वैल्यू भी 1 होती है। तो अगर हम टर्बाइन एफिशिएंसी और कंप्रेसर एफिशिएंसी की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो आइडियल साइकिल के लिए आ जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो प्रेशर रेशियो इक्वल टू आ जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर अपॉन मिनिमम टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन 2 इंटू गामा -1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन। ओके, अब अगर हम इस प्रेशर रेशियो की वैल्यू अगर हम नेट वर्क डन में पुट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम नेट वर्क डन आ जाएगा। ये पुट कर देते हैं। तो अबव इज द रिलेशन फॉर द प्रेशर रेशियो ऑफ प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग मैक्सिमम नेट वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, आइए तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये x के टर्म में है, लेकिन हमें यहाँ पर RP की वैल्यू पुट करनी है। तो चाहे तो हम पहले x की वैल्यू निकालें फिर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, या फिर हम डायरेक्ट RP वाला फॉर्मूला लिख लें। अगर हम यहाँ पर RP वाला फॉर्मूला क्या था, तो आइए इसको हटा देते हैं। और RP का फॉर्मूला था हमारा इन टर्म्स ऑफ RP, जो नेट वर्क डन था हमारा वो है ये। ठीक है, जो पुराना था जिसमें हमने x की वैल्यू रिप्लेस की थी RP की पावर गामा -1 अपॉन गामा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम RP की वैल्यू पुट कर देंगे। आई पुट कर देते हैं जब हम फॉर आइडियल साइकिल। अब हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, आइडियल साइकिल के लिए हम लोग मैक्सिमम नेट वर्क डन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। आइए निकालते हैं हम लोग। तो जब हम RP की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करिएगा। देखिए ये आएगा मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा CP इंटू T3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट T1 इंटू T3 प्लस T1। ये इक्वेशन आ जाएगी जब आप RP की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो ये है T3 अंडर रूट T3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट T1 इंटू अंडर रूट T3 प्लस अंडर रूट T1 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि T3 को लिख सकते हैं अंडर रूट T3 का होल स्क्वायर और T1 को लिख सकते हैं अंडर रूट T1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी, अंडर रूट T3 माइनस अंडर रूट T1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और चूंकि T3 को लिख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर और T1 को लिख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, CP इंटू अंडर रूट T मैक्स माइनस अंडर रूट T मिन का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं CP इंटू अंडर रूट T3 माइनस अंडर रूट T1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। इसी प्रकार से हम लोग
मैक्सिमम इफिशिएंसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और आरपी की वैल्यू कितनी है फॉर मैक्सिमम वर्क डन, टी मैक्स अपॉन टी मीन की पावर गामा अपॉन 2 इंटू गामा माइनस 1। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए गामा -1 और गामा -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा 1 - अंडर रूट टी मीन अपॉन टी मैक्स। तो ये हो गया मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये हो गया मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला, और ये हो गया प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन इन केस ऑफ आइडल साइकिल। और अगर हम एक्चुअल साइकिल की बात करेंगे तो प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला निकल के आएगा दिस वन, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इंटू एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इंटू टी मैक्स अपॉन टी मीन की पावर गामा अपॉन 2 इंटू गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखनी है आइडियल साइकिल के लिए और एक्चुअल साइकिल के लिए प्रेशर रेशियो। ठीक है, अगर एक्चुअल साइकिल के लिए मैक्सिमम वर्क निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग प्रेशर रेशियो की वैल्यू निकालेंगे एक्चुअल साइकिल के लिए, और जो प्रेशर रेशियो की वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर रेशियो के वैल्यू को हम नेट वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारी एक्चुअल साइकिल का मैक्सिमम वर्क डन निकल आएगा। ये न्यूमेरिकल में करेंगे, यानी कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेशर रेशियो निकालेंगे एक्चुअल साइकिल के लिए, और उस एक्चुअल साइकिल के लिए जो प्रेशर रेशियो की वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे नेट वर्क डन के, और हम मैक्सिमम वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एक्चुअल साइकिल के लिए मैक्सिमम वर्क डन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको ड्राइव नहीं करते हैं, सीधे न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन। अब ये डिस्कस करते हैं पार्ट 1 में दिए गए असाइनमेंट न्यूमेरिकल को, तो इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो डाटा गिवन है उसको लिखते जाएंगे, और उसके बाद जो डाटा निकालना है उसका हम लोग फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को आराम से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। इन एन आइडियल ब्रेटॉन साइकिल, तो ये एक्चुअली में ब्रेटॉन साइकिल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पीवी और टीए डायग्राम ड्रॉ करेंगे ब्रेटॉन साइकिल का। तो दिस इज द पीवी डायग्राम एंड दिस इज द टीए डायग्राम फॉर ब्रेटॉन साइकिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एयर ऑफ 1 बार एंड 300 केल्विन इज कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर आइसेंट्रोपिकली। आपको एयर की कंडीशन दे रखी है कि एयर जो कंप्रेस होगी कंप्रेसर में उसका प्रेशर दे रखा है 1 बार और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, यानी ये आपको ये 1 पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, क्योंकि 1 पॉइंट पे जो एयर होगी यही कंप्रेस्ड होगी कंप्रेसर में। तो आपको T1 और P1 दे रखा है, ये लिख लेते हैं। तो आपको इनलेट प्रेशर P1 दे रखा है 1 बार और इनलेट टेम्परेचर T1 दे रखा है 300 केल्विन। नाउ मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर इज लिमिटेड टू 1100 केल्विन, और हम जानते हैं कि ब्रेटॉन साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट पे होता है, T3 पॉइंट पे होता है। तो T3 विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आपको 3rd पॉइंट पे टेम्परेचर दे रखा है, T3 दे रखा है कितना 1100 केल्विन, तो हमने लिख लिया इसको। ठीक, आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द साइकिल एफिशिएंसी इज 45%, आपको साइकिल की एफिशिएंसी दे रखी है, लिख लेते हैं ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी दे रखी है 45%, एंड हीट सप्लाइड इज 100 मेगावाट, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग टेम्परेचर एट ईच पॉइंट। आपको हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है। आपको हीट सप्लाई दे रखा है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई आपको दे रखा है 100 मेगावाट, और आपको निकालना क्या क्या है, टेम्परेचर एट ईच पॉइंट निकालना है, पावर आउटपुट निकालना है, आपको टोटल पावर आउटपुट निकालना है, वर्क रेशियो निकालना है, और मास फ्लो रेट ऑफ द एयर पर सेकेंड निकालना है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकालेंगे। हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें प्रेशर रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे T2/T1 = P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो P2/P1 क्या है, प्रेशर रेशियो, हमें प्रेशर रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हमें ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी पता है, तो हम लोग ब्रेटॉन साइकिल की प्रेशर रेशियो के टर्म में फॉर्मूला लगा देंगे, और वहाँ से हम प्रेशर रेशियो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर T2 निकालेंगे, T2 के बाद फिर हम लोग प्रोसेस 3 to 4 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे T3/T4 = P3/P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और वहाँ से T4 निकालेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं 1 - 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी है हमें 45%, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो प्रेशर रेशियो आ जाएगा 8.1। ठीक है, प्रेशर रेशियो कितना आ जाएगा 8.1। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, आइए लगा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ऊपर प्रेशर रेशियो की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, और जो डाटा गिवन था ये भी हमने मेंशन कर दिया है, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। सो T2/T1 = P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और P2/P1 क्या है, प्रेशर रेशियो, वो कितना निकाल लिया हम लोगों ने
8.1, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, T1 कितना दे रखा है हमें, T1 दे रखा है 300 केल्विन। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से T2 निकल के आता है 545.366 केल्विन, जबकि अगर बुक में देखेंगे तो बुक में आंसर आ रहा है 545.4 केल्विन, ठीक है। तो अप्रॉक्स सेम है आंसर, ठीक है। सिमिलरली हम लोग प्रोसेस 3 to 4 के लिए लगा देते हैं। T3/T4 इक्वल टू P3/P4 की पावर गामा -1 अपन गामा होता है, और P3 इक्वल टू P2 है और P4 इक्वल टू P1 है। तो यहाँ पर T3/T4 इक्वल टू आ जाएगा P2/P1 की पावर गामा -1 अपन गामा, ठीक है। और P2/P1 क्या है, प्रेशर रेशियो, जो कि हमारा 8.1। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से T4 आ जाएगा हमारा 605.09 केल्विन, ठीक। T4 आ गया, T2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दे रखा है कितना, 100 मेगावाट, ठीक है। और हीट सप्लाई पर केजी के लिए फॉर्मूला पहले निकाल लेंगे हम लोग हीट सप्लाई पर केजी। हीट सप्लाई पर केजी का फॉर्मूला हो जाएगा Cp T3/T2, क्योंकि जो हमारा हीट सप्लाई होता है वो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट के बीच में होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, T3/T2 इंटू Cp, m क्या है 1 kg। अभी हम 1 kg के लिए हम लोग हीट सप्लाई निकालेंगे, उसके बाद हमें टोटल हीट सप्लाई दे रखा है, डिवाइड कर देंगे, यहाँ से मास फ्लो रेट निकल आएगा, ठीक है ना। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, Cp की वैल्यू 1.005 एयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हीट सप्लाई पर केजी आ जाएगा 557.4 किलो जूल पर केजी, ये 1 kg के लिए आ गया। और टोटल हीट सप्लाई कितना दे रखा है, 100 मेगावाट, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मास फ्लो रेट निकल आएगा, ठीक है। टोटल हीट सप्लाई इक्वल होता है मास ऑफ द एयर इंटू हीट सप्लाई पर केजी। यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर 100 मेगावाट दे रखा है, मेगावाट को हमने किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 10³ का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, लेकिन हमें किस में रखना है, किलो जूल में। क्यों, क्योंकि जो हमने हीट सप्लाई पर केजी निकाला है वो किलो जूल में है, ठीक है। तो यहाँ पर 10³ का मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा हुआ 10³ है वो किलो जूल हो जाएगा, ठीक है ना। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से मास ऑफ द एयर निकल आएगा, कितना आया 179.4 kg पर सेकेंड। मास फ्लो रेट कितना आ गया 179.4 kg पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालनी है हमें, ठीक है। तो पावर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले एक तरीका को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। हीट सप्लाई हमने पर केजी निकाल लिया है, ब्रोटॉन साइकिल एफिशिएंसी भी दे रखा है 45%। तो यहाँ से नेट वर्क डन आ जाएगा हमारा, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, देखिए 250.83 किलो जूल पर केजी। और हमने मास फ्लो रेट निकाल लिया है। मास फ्लो रेट का जब हम लोग किलो जूल जो हमने नेट वर्क डन निकाला है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। तो पावर कितना आ जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू नेट वर्क डन पर केजी। तो यहाँ से पावर आ जाएगा हमारा, ये निकाला हमने किलो जूल पर सेकेंड में, कितना आया है 44,998.902 किलो जूल पर सेकेंड। इसको मेगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 44.98 मेगावाट, यानी कि 45 मेगावाट के अप्रॉक्स आपका आंसर आ गया। ये हो गया एक तरीका कि हमने पहले नेट वर्क डन निकाला और नेट वर्क डन में हमने मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा पावर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, ब्रोटॉन साइकिल का जो हमारा नेट वर्क डन वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एम ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और एम ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया हमारा पावर एम ए इंटू नेट वर्क डन अपॉन एम ए इंटू हीट सप्लाई हो जाएगा टोटल हीट सप्लाई। तो हमें टोटल हीट सप्लाई दे रखी है कितना 100 मेगावाट और ब्रोटॉन साइकिल की एफिशिएंसी पता है 0.45, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा पावर आ जाएगा कितना 45 मेगावाट। यही आपका बुक में आंसर आ रहा है 45 मेगावाट। तो अब आप कहेंगे कि अगर डायरेक्ट निकाल सकते थे हम तो फिर हमने नेट वर्क डन क्यों निकाला, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्क रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, वर्क रेशियो। और वर्क रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क। क्या होता है फॉर्मूला, नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क। तो हमें नेट वर्क डन निकालना ही पड़ता, तो हम फिर क्यों लंबा प्रोसेस करें, क्योंकि हमें नेट वर्क डन निकालना ही, तो हमने नेट वर्क डन पहले निकाल लिया और फिर मास का मल्टीप्लाई करके पावर निकाल लिया। ऐसे क्या करते, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते ब्रोटॉन साइकिल इक्वल टू पावर अपॉन टोटल हीट सप्लाई और वहाँ से पावर निकालते, उसके बाद फिर हमें नेट वर्क डन निकालना ही पड़ता, तो डबल काम हो जाता है यहाँ पर। तो इसलिए हमने पहले नेट वर्क डन निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमें वर्क रेशियो निकालना था और उसके बाद हमने मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर आ गया। अगर हमें वर्क रेशियो नहीं निकालना होता तो हम फिर ब्रोटॉन साइकिल की डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, ब्रोटॉन साइकिल इक्वल टू पावर अपॉन टोटल हीट सप्लाई, ठीक है ना। पावर अपॉन टोटल हीट सप्लाई का फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट पावर निकाल लेते हैं, ठीक है। कब, जब हमें वर्क रेशियो नहीं निकालना होता, क्योंकि यहाँ पर वर्क रेशियो निकालना है और वर्क रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क। तो यहाँ पर हमें नेट वर्क डन निकालना ही पड़ता है, इसलिए हमने पहले नेट वर्क डन निकाला और उसमें मास का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर पावर निकाला और पावर आ रहा है आपका कितना 45 मेगावाट, ठीक है। ये हो गया आपका पावर। अब निकालेंगे हम लोग वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो का फॉर्मूला है नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क। नेट वर्क डन तो हमने निकाल लिया, अब हमें टरबाइन वर्क और निकालना है। क्या निकालना है हमें, टरबाइन वर्क। तो आइए टरबाइन वर्क निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो टरबाइन वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि टरबाइन वर्क कहाँ पे मिलता है हमें, प्रोसेस 3 to 4 में, तो फॉर्मूला हो जाएगा Cp T3 - T4। और चूंकि T3 टेम्परेचर में दिया हुआ है और T4 टेम्परेचर हमने निकाल लिया था, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टरबाइन वर्क निकल आएगा। टरबाइन वर्क निकल आया है हमारा
497.38 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब हम यहाँ पर वर्क रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वर्क रेशियो इसका होता है नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क। ठीक है, आई वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वर्क रेशियो आ जाएगा हमारे पास 0.504। दिस इज द लास्ट आंसर। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बेसिक न्यूमेरिकल ऑन मैक्सिमम नेट वर्क डन। आइए डिस्कस करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को भी हम बहुत आराम से पढ़ेंगे और जो डाटा गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे और स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं, और आगे भी ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। तो आप लोग भी इस न्यूमेरिकल को हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अ गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेट्स ऑन द ब्रेटॉन साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 1073 केल्विन एंड 300 केल्विन। आपको ब्रेटॉन साइकिल के टेम्परेचर लिमिट दे रखे हैं कि जिस टेम्परेचर लिमिट पे ब्रेटॉन साइकिल ऑपरेट हो रही है वो टेम्परेचर लिमिट दे रखा है, यानी कि आपको मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल दिया हुआ है। इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा और इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा। तो आपको टी मैक्स और टी मिन यानी कि T3 और T1 आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, आइए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टीयर डायग्राम बना लेते हैं ब्रेटॉन साइकिल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेटॉन यहाँ पर टरबाइन और कंप्रेसर की एफिशिएंसी दे रखी है, यहाँ पर एक्चुअल साइकिल बनेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्चुअल साइकिल ड्रॉ कर लिया है ब्रेटॉन साइकिल की। अब हम लोग डाटा लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर T3 दिया हुआ है, दैट इज़ 1073 केल्विन, और आप हमें मिनिमम टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, दैट इज़ 300 केल्विन। ओके, नाउ फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन पर केजी ऑफ द एयर। हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है एंड द करस्पॉन्डिंग टू द साइकिल एफिशिएंसी, और आपको साइकिल एफिशिएंसी निकालना है इफ द टरबाइन एंड कंप्रेसर आर 85% एफिशिएंट, यानी कि आपको टरबाइन की एफिशिएंसी और कंप्रेसर की एफिशिएंसी दे रखी है कितनी है 85%। आइए लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें टरबाइन एफिशिएंसी और कंप्रेसर एफिशिएंसी दे रखी है 85% और हमें निकालना क्या है मैक्सिमम नेट वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। ठीक, तो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला है CP इंटू √T मैक्स माइनस √T मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस √T मीन अपॉन T मैक्स। ये दोनों ही फॉर्मूले आइडियल साइकिल के लिए हैं, पर क्या हमें यहाँ पर आइडियल साइकिल दी गई है? नहीं, हमें यहाँ पर टरबाइन एफिशिएंसी दे रखी है और कंप्रेसर एफिशिएंसी दे रखी है, यानी हमें यहाँ पर एक्चुअल साइकिल का डाटा दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हम पहले प्रेशर रेशियो निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर रेशियो। एक्चुअल साइकिल के लिए जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला था? टरबाइन एफिशिएंसी इंटू कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T मैक्स अपॉन T मिन की पावर गामा अपॉन 2 इंटू गामा माइनस 1। इस एक्चुअल साइकिल के लिए प्रेशर रेशियो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और प्रेशर रेशियो निकालेंगे। प्रेशर रेशियो निकालने के बाद नेट वर्क डन का जो फॉर्मूला था प्रेशर रेशियो वाला, उसमें हम प्रेशर रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और हम मैक्सिमम वर्क डन निकालेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम प्रेशर रेशियो निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल साइकिल। उसके बाद हम लोग उस प्रेशर रेशियो की हेल्प से हम टेम्परेचर T2 और टेम्परेचर T4 निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क निकालेंगे, उसको घटा देंगे, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा नेट वर्क डन, वो हमारा मैक्सिमम नेट वर्क डन होगा। तो हम दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक तरीका यूज़ करेंगे, यानी कि पहले हम प्रेशर रेशियो निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एक्चुअल साइकिल। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर T2 और T4 निकालेंगे, फिर टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क निकालेंगे और उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो प्रेशर रेशियो फॉर्मूला है फॉर एक्चुअल साइकिल के लिए टरबाइन एफिशिएंसी इंटू कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T मैक्स अपॉन T मिन की पावर गामा अपॉन 2 इंटू गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमें मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, टरबाइन वर्क और कंप्रेसर टरबाइन एफिशिएंसी और कंप्रेसर एफिशिएंसी दी हुई है। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास प्रेशर रेशियो आ जाता है 5.266। ठीक है, प्रेशर रेशियो आ गया। अब हम इस प्रेशर रेशियो को यूज़ करके पहले हम क्या निकालेंगे T2 निकालेंगे, और चूंकि टरबाइन और कंप्रेसर एफिशिएंसी रखा तो T2 डैश, और उसके बाद T4 निकालने के बाद T4 डैश निकाल लेंगे। ठीक है, आई निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ था उसको लिख लिया है, और जो डाटा हमें निकालना है वो भी हमने लिख लिया है, और हमने RP की वैल्यू भी लिख ली है, ताकि जहाँ पर हमें जरूरत होगी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, P2 बाई P1 क्या है? प्रेशर रेशियो जो हमने निकाल लिया है 5.266। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से T2 आ जाएगा हमारा 482.234 केल्विन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग प्रोसेस 3 to 4 के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? T3 बाई T4 इक्वल टू P3 बाई P4 होता है, और P3 इक्वल टू P2 है, और P4 इक्वल टू P1 है। तो यहाँ से P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और P2 बाई P1 क्या है? प्रेशर रेशियो जो हमने निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से T4 आ जाएगा हमारा 667.517 केल्विन। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करके T2 डैश और T4 डैश निकालेंगे। आइए निकाल लेते हैं हम लोग। तो टरबाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। ठीक है, हमने आपको बताया याद करने का तरीका क्या है। ऊपर की वैल्यू जो होगी वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, और नीचे वाला टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो T3 माइनस T4 डैश क्या है, कम होगा, और T3 माइनस T4 ज़्यादा होगा, तो T3 माइनस T4 डैश ऊपर होगा और T3 माइनस T4 नीचे होगा। ठीक है, सिमिलरली कंप्रेसर रेशियो का कंप्रेसर एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। जब वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से T2 डैश और T4 डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना आ गया, T2 डैश आ गया हमारा 514.39 केल्विन और T4 डैश आ गया हमारा 728.34 केल्विन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क निकाल करके घटा देंगे, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो प्रेशर यूज़ किया है वो प्रेशर रेशियो जो यूज़ किया हमने वो प्रेशर रेशियो मैक्सिमम वर्क डन के लिए जो निकाला था हमने फॉर्मूला वो यूज़ किया है, तो उससे जो हमारा वर्क डन आएगा वो हमारा मैक्सिमम वर्क डन आएगा। ठीक है, ये निकाल लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क। टरबाइन वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा CP T3 माइनस T4 डैश माइनस CP कंप्रेसर वर्क हो जाएगा T2 डैश माइनस T1। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा 131 किलो जूल पर केजी। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें नेट वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर रेशियो के टर्म में अगर पता हो, जब हमने डेरिवेशन किया था, अगर वो फॉर्मूला पता हो, क्या फॉर्मूला था हमें ये वाला फॉर्मूला CP इंटू टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू T3 इंटू 1 माइनस RP की पावर माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस CP 1 अपॉन कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू T1 RP पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर हम RP की वैल्यू पुट कर दें जो हमने निकाला था, और यहाँ पर T3 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, कंप्रेसर एफिशिएंसी टर्बाइन एफिशिएंसी दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से भी हमारा डायरेक्ट जो वर्क डन आएगा वो हमारा मैक्सिमम वर्क डन होगा। ठीक है ना, हम यहाँ से भी मैक्सिमम वर्क डन डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हम इस फॉर्मूले को याद कर पाएँ तो। ठीक है, नहीं तो हम बेसिक तरीका फॉर्मूला जो बेसिक तरीका है उसको यूज़ करेंगे। टेम्परेचर निकालेंगे T2 T3 T4 डैश, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बेसिक तरीका ही यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, तो अब यहाँ पर भी हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। कौन सा, 1 माइनस अंडर T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे हम लोग, हमने प्रेशर रेशियो निकाल लिया है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन के लिए इसी प्रेशर रेशियो का यूज़ करके हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये हम लोग प्रेशर रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे एफिशिएंसी का, 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और प्रेशर रेशियो हमने निकाल लिया 5.266। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से जो हमारा एफिशिएंसी आएगी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ठीक है ना। सो दिस इज द सेकंड आंसर। अब आपके लिए एक असाइनमेंट न्यूमेरिकल, इस क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्व करता आया हूँ, आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। जो डाटा दिया हुआ है उसको आपको लिखते जाना है, और जो डाटा निकालना है उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज ब्रेटॉन साइकिल पार्ट 3 वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा मॉडिफिकेशंस इन ओपन ब्रेटॉन साइकिल। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।